नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं किस्मत की लकीरें का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इतने अच्छे खिलाड़ियों को अगर नहीं लिया तो यह देश का दुर्भाग्य होगा जो बेहतरीन खिलाड़ियों से वंचित रह जाएगा। तुम लोगों का प्रदर्शन तो विश्व स्तरीय लेवल का है। हम लोगों ने भी अपने प्रदर्शन में अच्छा सुधार किया है और नेशनल लेवल पर तो बहुत अच्छा है। यह कह करके सभी ठहाके मार करके हंसने लगे। यह सब सिलेक्शन कमेटी पर डिपेंड करता है कि वह क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। जतिन ने अपनी बात रखी। सुना है यहाँ सिलेक्शन तो सोर्स से होता है, बिना सोर्स के कुछ नहीं होता। सोर्स भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति का होना चाहिए। उदास होते हुए वो सोर्स मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी जान पहचान का महानुभाव को मैं नहीं जानती। मेरे शौक और जुनून ने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया। आगे तो सिलेक्शन कमेटी पर ही मुझे निर्भर रहना होगा। विनय ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, यार सोर्स गया भाड़ भट्टी में, अपने दमखम पर भरोसा रखो। बट सोर्स की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास उसकी भी कमी नहीं है। अभिनय ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, यार तेरा क्या, तुम ठहरे बड़े माता पिता के सुपुत्र, तुम्हारा तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही तुम प्रैक्टिस करो या ना करो। यह बात कहते हुए सभी बच्चे हतोत्साहित हो करके चलते बने। तृप्ति भी उठ करके चलने वाली थी, तभी अभी ने उसका हाथ पकड़ करके बैठाते हुए, तृप्ति एक बात बताओ, तुम मेरे साथ अकेले होते ही मुझसे दूर क्यों जाने लगती हो? जबकि मेरा मन होता है तुम मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो और मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। फिर एक दूसरे की बातों से होते हुए ख्वाबों और ख्यालों में इस कदर खो जाएं कि ना खुद को होश रहे और ना जमाने की परवाह। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तृप्ति का मन हुआ कि वह चीख चीख करके कहे, सारे जमाने को सुनाए कि हाँ, यह सब कुछ करने का मेरा भी मन होता है, मैं भी यही सब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी हैसियत तुम्हारी जैसी कहाँ, जो मुझे सब कुछ उपलब्ध हो। मुझ में तुम जैसे व्यक्ति को छूने की हिम्मत कहाँ है? फिर भी कुछ कह ना सकी, मन ही मन बुदबुदाते हुए अभी को देखती रही। तृप्ति की चुप्पी को देख करके उसका बड़े गौर से आकलन करते हुए अभी ने धीरे से उसका हाथ दबाते हुए, एक पर्सनल एडवाइस तुम्हें जरूर दे रहा हूँ तृप्ति, तुम्हें जो भी देखता है अपने होश खो बैठता है। ऐसा कौन होगा जो तुम्हारा दीवाना नहीं होगा? तुम अपनी इस खूबसूरती को और अपने चारित्रिक गुणों को बरकरार रखना, नहीं तो यह भ्रष्ट लोग तुम्हारा चारित्रिक पतन करने से कतई पीछे नहीं हटेंगे। आई लाइक यू, आई लव यू माई स्वीट। तृप्ति की आंखों में आंखें डाल करके अभिनय ने कहा। तृप्ति ने बड़े ही गौर से उसको देखा। अभिनय भी किसी हैंडसम हीरो से कम नहीं लगता था। पहले तो मुझे यह लग रहा था कि अभी फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए कभी उसने उसको भाव ही नहीं दिया, परंतु ना जाने क्यों आज उसकी बातों पर 100% भरोसा करने का जी चाह रहा था। तृप्ति ने धीरे से मुस्कुरा करके अपनी पलकें झुका ली। क्या गजब की पलकें, खूबसूरत मैखाने नजर आते हैं, आज तो सरकार भी अपने नजर आते हैं। तृप्ति मुस्कुराते हुए, आप तो शायरी भी करने लगे हैं। मैं शायर तो नहीं था, किंतु लगता है अब बन जाऊंगा। धीरे से तृप्ति का हाथ दबा दिया। तृप्ति ने उसका विरोध नहीं किया। तृप्ति, तुम जानती हो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं उस दिन उस पल से तुम्हारा दीवाना हो गया। पहले तो मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम के चर्चे सुने थे, मैं तुम्हें देखना भी चाहता था। उस दिन जब तुम्हारे कपड़ों पर चाय गिर गई, तुम नाराज भी हुई, मुझे और सबको भी भला बुरा कहा। मैं कहाँ किसी के सुनने वाला था, परंतु मैंने किसी को भी कुछ भी कहने से रोक दिया। कोई भी तुम्हारी कही बातों का विरोध ना करे, क्योंकि तुम मेरे दिल पर पहले ही छा
छा चुकी थी। चाहत का समंदर जो मेरे हृदय में बहुत पहले से करवटें ले रहा था, वह तुम्हें देख करके हिलोरे लेने लगा। तुम्हें देख करके ऐसा लगा कि जैसे सरगम ने वीणा के मधुर तान छेड़ दी हो, दिल के तार झंझना उठे। तृप्ति ने धीरे से उसके ओंठों पर उंगली रखते हुए, बस अब कुछ नहीं, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। मैं किसी पर यकीन नहीं कर पाती थी, किंतु तुम्हें देख करके, तुम्हारी बातों को सुन करके मेरे दिल ने तुम्हारे ऊपर यकीन करने को मजबूर कर दिया है। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, अब तुम्हें पा करके खोना भी नहीं चाहती हूँ। यह कहते हुए उसकी पलकों पर आंसू झिलमिलाने लगे। कुछ यही हाल अभिनय का भी था। धीरे धीरे नेट प्रैक्टिस पर उनकी मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। तृप्ति, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं घर जाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। हर पल मेरा मन कहता है कि तुम मेरे आंखों के सामने रहो। तुम्हारी पल भर की जुदाई भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। रात की तन्हाइयाँ, खामोशियाँ मुझे काटने को दौड़ती हैं। तब मैं चांद सितारों से बातें करने लगता और पूछता हूँ कि मेरी तृप्ति, मेरे मन आंगन पर उसका राज कब होगा। आप ऐसे ही अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे। स्पोर्ट्समैन बनना है तो फिर यह शायरी, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे व्यवहार ने मुझे तेरा दीवाना बना। मेरी जिंदगी, मेरी हमदम हो, मेरी सरगम हो, जीवन में बजने वाली वह धुन हो जिसे मैं हर पल हर घड़ी महसूस करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी हसरतों का जलता हुआ दिया मेरी उम्मीदों को तुम्हारे आ जाने से सराबोर कर देगा। मेरे जीवन में बहार बन करके आ जाओ। अभिनय, ऐसी बातें मत करो प्लीज कि मेरा पूरा फोकस तुम्हारे प्यार पर ही अटक जाए। मुझे भी जीवन में कुछ करना है। अगर मैं तुम्हारे इस प्यार के चक्कर में पड़ गई तो फिर मैं आगे के मुकाम को कैसे हासिल करूंगी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? अभिनय की इस बात को सुनते ही तृप्ति के आंखों में आंसू छलकने लगे। छलकते हुए आंसुओं को उसकी पलकों से उतार करके अपनी उंगली पर लेते हुए अपने ओंठों से लगा लिया। डियर, तुम्हारी जगह इन पलकों पर नहीं, ओंठों पर है। तुम्हारे हर गम, हर आंसुओं को अपने प्यार भरे ओंठों से पी लेना चाहता हूँ। उस दर्द को मिटा देना चाहता हूँ। तुम्हारा हर दर्द अब से मेरा है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हारी खातिर मैं अपना करियर भी दांव पर लगा सकता हूँ। तुम्हें पा करके ही मैं सारे जहां की खुशियां और दौलत पा लूंगा। तुम ही मेरी जन्नत हो। अभिनय, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम कौन हो, कहां से हो, पता नहीं। मेरे या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को मंजूर भी करेंगे या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा लें। नहीं, मुझे अपने पापा, अपने परिवार की इज्जत बहुत ही प्यारी है। यहाँ मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैं प्यार, इश्क जैसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, अपना मासूम सा चेहरा बना करके। लेकिन तुम्हारी दीवानगी ने मुझे तो पागल कर दिया है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारे प्यार में खुद को मिटा दिया। अब जो भी कुछ है तुम हो। मेरे जीवन का आधार, मेरा संसार सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम मेरी जान, बस तुम ही तुम हो। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अभी फिर भी न जाने मुझे क्यों लगता है कि हम दोनों का मिलन नामुमकिन है। तृप्ति, यह तुमने कैसे सोच लिया? लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें करियर प्यारा है। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है या मेरे प्यार पर एतबार नहीं है? तृप्ति ने सहमते हुए, मुझे तुम्हारे प्यार पर एतबार है, मगर वक्त पर एतबार नहीं है। तुम्हारे घर वालों पर एतबार नहीं है। वो मुझे जानते ही कितना है। मैं अपने परिवार की इज्जत को उछाल नहीं सकती और ना ही अपने प्यार को सरेआम बदनाम कर सकती हूँ। इसलिए प्यार की इन गलियों में दोनों ही कहीं गुम हो जाएं, ताकि हमारा प्यार अपने प्यार की दीवानगी के चरम पर पहुंचने से पहले ही कहीं दम ना तोड़ दे। हमें अपने प्यार से महरूम ना होना पड़े। यह कह करके वो सिसकने लगी। तृप्ति, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। यह फैसला मेरा होगा और मेरे घर वाले भी जो मेरा फैसला होगा वही मानेंगे। रही बात मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ,
तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं एक अच्छे समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पापा जी एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। बेशक मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, परंतु अपने परिवार से मुझे उम्मीद है वह मेरी बात जरूर मानेंगे। आप एक बात भूल रहे हैं कि आप अकेले हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर आपने यह उम्मीद कैसे कर ली कि मुझसे शादी करने का फैसला वह मान ही लेंगे? तृप्ति, आज तक उन्होंने मेरी हर बात मानी है, तो मेरी यह आखिरी रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानेंगे? मेरे परिवार वाले तुम्हें अपने घर की बहू जरूर बनाएंगे। तृप्ति, इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। जो मैं चाहूंगा वही होगा। यदि वह नहीं मानेंगे तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। अभिनय ने अपने दिल की सारी बातें उगल दी। तृप्ति ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, ऐसी बातें मत बोलो, तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करोगे, यह कह करके मुझे दोषी मत बनाओ। तृप्ति को कांधे से पकड़ करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके, मेरी जिंदगी में आओगी तो तुम ही, नहीं तो कोई और नहीं। अभिनय की बातें सुन करके तृप्ति प्यार और विश्वास से तड़प करके उसके गले लग गई। प्यार की यह मीठी मीठी महकती हुई कहानी हौले हौले परवान चढ़ रही थी। इन दोनों का नाम लोगों के जुबान पर चढ़ने लगा था। इस बार स्टेट लेवल पर खेलने के लिए देहरादून ले जाया गया। वहां पर हमारे कॉलेज से अलग अलग स्पर्धा में काफी बच्चे गए हुए थे और अलग अलग स्टेज से बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। 2 दिन तो हम लोगों के इवेंट्स में ही बीत गए। खाली समय में हम लोग पहाड़ों की हसीन वादियों में घूमते टहलते, नदियां झरने देखते, बहुत सारी जगह हमने देखी। खाली होते ही एक दिन हम मसूरी चले गए। मसूरी में केप्टी फाल के झरने में नहाने में जो आनंद आया उसका जवाब नहीं। एक दूसरे को सताते हुए पानी में छप छप खेलते और पानी उछालने में बहुत अच्छा लगा। दोस्तों के साथ घूमना, एंजॉय करने का एक अलग ही मजा होता है। हम हाथों में हाथ डाले माल रोड पर घूमते हुए कपास की तरह उड़ते बादल और उसकी गिरती हुई फुहारों का बहुत ही आनंद लिए। चेहरे पर गिरती शबनमी बूंदें तन और मन को आनंदित करके प्रेम से भिगो रही थी। बादलों से भरी वादियां, इतना मनोरम दृश्य था जैसे स्वर्ग में बादलों के ऊपर हम तैर रहे हों। वहां की हसीन वादियों में आंखों ही आंखों में हमने न जाने कितने सपने देखे, न जाने कितनी कस्में खाई, किंतु आज सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। हमने वहां पर राफ्टिंग भी की। राफ्टिंग के लिए हम गंगा जी में भी गए। वह वाकया तो आज भी मेरे रोए खड़े कर देता है। हम 5 दोस्त एक ही नाव पर बैठे थे। उसमें 4 लोगों को तो चप्पू बराबर से चलाना ही होता है, जिसके सहारे नाव आगे बढ़ती है। राफ्टिंग के लिए लक्ष्मण झूला से जानकी झूला तक जाने की इजाजत है लोगों को। राफ्टिंग करते हुए हम जानकी झूला से आगे निकल गए। वहां पर पानी का बहाव थोड़ा तेज था। उस तेज बहाव में हमारी ट्यूब की नाव पलट गई। हम डूबने लगे। हमारी चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग दौड़ पड़े। जो किनारे थे उनको तो तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन हम बीच धारा में बहे जा रहे थे। अभिनय ने मुझे जल्दी से खींचा, लेकिन बीच धारा में होने की वजह से खुद के साथ साथ मुझे भी खींचना कठिन हो रहा था। शुक्र था कि अभिनय को तैरना आता था, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। मैंने तो समझ लिया कि अब तो मेरा आखिरी समय आ गया है। जब तक गोताखोर रस्सी बांध करके हम तक पहुंचते, अभिनय बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ तैरता हुआ आया। जल्दी से अभिनय ने मुझे खींच करके अपनी पीठ पर लाद लिया। नदी के तेज बहाव में दिक्कतें हो रही थी, लेकिन गोताखोरों ने रस्सी फेंक करके मदद की। अभिनय ने बड़ी मशक्कत से मुझे तैरते हुए रस्सी के सहारे खींच करके बाहर निकाला। पत्थर से टकराने की वजह से मेरे पैर में भी चोट लग गई थी। सबसे पहले उसने मुझे उल्टा करके मेरे पेट का पानी सारा निकाला, फिर कृत्रिम सांस दे करके मेरी निर्जीव होती सांसों को वापस लाया। उसने तुरंत फर्स्ट एड दिया। उसके बाद वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले करके गया। डॉक्टर ने दवा दे करके सिकाई करने को बोला। या तो चलो अच्छा था कि मेरा इवेंट हो चुका था, वरना मैं भला कैसे पार्टिसिपेट कर पाते। उस दिन से मेरे दिल में अभिनय के प्रति मेरे हृदय में प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो गया।
मैं इधर बहुत खुश रहने लगी थी, कभी हंसती खिलखिलाती, हर समय चहकती रहती। वैसे भी मेरा यह स्वभाव ही था। इसके बावजूद भी मैं अतिरेक खुशियों को बटोरने में लगी रहती। वैसे भी जब मन खुश होता है, खुशियां पलकें बिछाए रहती हैं, तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। हर तरफ हरियाली ही दिखाई पड़ती है, नदियां, झरने, तालाब, बाग बगीचे, सब जगह प्यार के संगीत की मीठी धुन सुनाई पड़ती है। पहाड़ का एक एक पत्थर ऐसा लगता था मेरा नाम लेता था। पर्वतों से बहता झरना मेरे नाम की माला जप रहा हो। नदियों का मधुर संगीत कानों में मिश्री जैसा अमृत घोलता था। कितने हसीन नज़ारे और रोमांटिक दिन, बेहद खूबसूरत लगते थे। मन होता था कि जहां भी जाएं हम अपने प्यार को और जमा कर सकें, अभिनय के साथ अपने जीवन की सारी खुशियों को हमेशा के लिए सहेज करके रख सकें। कुछ ही समय में अभिनय ने मुझे इतना प्यार दिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं इश्क और प्यार छुपाए नहीं छुपता, तो भला एकर पूछा, क्योंकि वह पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि मैं किसी के प्यार में हूँ। दीदी ने मुझे चिढ़ाते हुए पूछा, यह कौन है, बता तो सही। मैं टालती रही, लेकिन दीदी समझ गई थी। उसने भी मुझे धमकाते हुए कहा, तू बता, नहीं तो मैं अभी माँ से सारी बात कहती हूँ। मैंने शर्माते हुए अपने प्यार के बारे में बता दिया था। दीदी को भी ठीक लगा, बस उन्हें डर था इस बात का कि अभिनय के घर वाले शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। जिंदगी कभी भी किसी के लिए इतनी आसान नहीं होती जितना वह समझता है। इसे आसान बनाने के लिए कभी तो नजरअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर फैसले करके ही जिंदगी को जिया जा सकता है। नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन कमेटी आई थी। सभी का ट्रायल चल रहा था। सभी आशंका और अनिश्चय के भंवर में झूल रहे थे। सभी को ट्रायल देना था। मुझे भी ट्रायल देने के लिए बुलाया गया। ट्रायल में मैं और अभिनय के साथ 10 अन्य लड़के लड़कियों का भी चयन हुआ। अब हम लोग को प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी में रखा गया। हमारी प्रैक्टिस सुबह से दोपहर, तो कभी कभी कड़ी धूप में और कभी तो देर रात तक होती थी। अब सभी बड़े ही कठिन परीक्षण से गुजर रहे थे। मेरा देर से आना माँ पापा को अच्छा नहीं लगता था। मेरा देर रात तक बाहर रहना उन्हें साशंकित करता था। मेरी जिद और हट की वजह से हर बार वह चुप हो जाते। मुझे भी तो अपनी ख्वाहिशों का पूरा करने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहती थी, और मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हो करके विदेश की धरती पर ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए जी जान से कोई कसर नहीं रखना चाहती थी। अगर माँ कुछ कहती तो मेरा भी तर्क रहता कि मेरे साथ अन्य लड़कियां भी तो हैं, उनको भी तो दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उनके घर वाले भेजने में कोई संकोच नहीं करते, तो फिर माँ आप ही क्यों। और माँ मेरे इससे चुप हो जाती और गौर से मेरा चेहरा देखने लगती। सर वे ट्रेनर भी देर रात तक रुकते थे। अभिनय के साथ होने की वजह से मुझे किसी बात का डर नहीं लगता था। कभी कभी उनकी हरकतें हम लोगों को नागवार गुजरती और हम असहज हो जाते थे। यह बात मैंने एक दिन अभिनय से कही। अब अभिनय हमारे साथ साये की तरह रहता और साथ में प्रैक्टिस भी करता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इंटरव्यू से कुछ दिन पहले हमारे ट्रेनर ने हम सबको समझाया, इंटरव्यू में तुम लोगों से कुछ भी पूछा जाए या करने को कहा जाए तो मना मत करना, नहीं तो तुम लोगों का सिलेक्शन बीच में ही लटक जाएगा। इंटरव्यू में तरह तरह के सवाल पूछे गए, जिनके कुछ जवाब तो थे हम लोगों के पास और कुछ नहीं भी थे। सबके ट्रायल के बाद इंटरव्यू चल रहा था। मुझे भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं भरपूर ऊर्जा और आत्मशक्ति के साथ मजबूत होकर के, परंतु यह क्या तृप्ति, क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना है? सर बिल्कुल बनना चाहती हूँ। मैंने पूरे समय मेहनत की है। मैं जरूर चाहूंगी मुझे मौका मिले और मैं अपने देश के लिए खेलूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। ठीक है, मैं तुम्हें पहले नेशनल गेम्स में मौका देता हूं। तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो आगे के लिए तुम्हें अवसर दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने मेरे नाम पर मोहर लगा दी। मेरे साथ 3 अन्य लड़कियां भी चुन ली गई। उसी दिन एक ट्रेनिंग सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। कुछ बातें समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें ऊपर तक जाना है तो हमारी बातों को भी ध्यान में रखना होगा।
तभी तुम ऊपर लेबर तक पहुंच सकती हो और हम भी तुम्हारे साथ मेहनत कर सकते हैं। सर, मैं आपकी बात नहीं समझी। ए लड़की, तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम मुझे उतनी नादान नहीं लगती हो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। यह लो एनर्जी ड्रिंक, इसको पी लो और सोचो। जब तुम्हारी समझ में आए तब थोड़ी देर के बाद बताना, ट्रेनर ने कहा। मैंने उस एनर्जी ड्रिंक को पी लिया और फिर मैं ऑफिस के बाहर रूम में बैठी रही। कुछ देर बाद उस कमरे में मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाली लड़की संध्या, जिसका सिलेक्शन हुआ था, वह रोती हुई बाहर आई। यह देख करके मेरा सर घूम गया। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। उस समय तक मेरा सर भी घूमने लगा था। मैं रूम से बाहर निकल करके अभिनय के पास पहुंची। उससे पहले ही कुछ मजबूत हाथों ने मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया। मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा याद है। अभिनय और उनमें हाथापाई हो रहे थे। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। पापा ने पूछा क्या हुआ। जब मैंने उन्हें कुछ बातों को बताया, पापा बहुत नाराज हुए। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था स्पोर्ट्स वगैरह में मत पार्टिसिपेट करो, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन तुम अपनी जिद के आगे नहीं मानी। या तो भला कहो उस लड़के का जो तुम्हारे साथ साए की तरह लगा रहता था, जिसने तुम्हें बचाया। तुम्हारे चक्कर में उसको बहुत चोट आई। मैं कल ही इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाता हूँ। पापा, लेकिन वह लड़का कहाँ है? तृप्ति ने उतावले होकर के पूछा। मुझे उसका पता नहीं लगा। लगता है उसके पेरेंट्स उसके अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद मैंने उसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, किंतु नाकामी ही हाथ लगी। एक बार मिल जाता तो मैं उस लड़के से तुम्हारी तरफ से माफी मांगता और उसका धन्यवाद अदा करता। पापा ने बहुत ही संजीदगी से उत्तर दिया। मैंने भी अभिनय के बारे में जानकारी ली, सहेलियों से पता किया वह कहाँ चला गया, क्या हुआ, किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं बहुत बेचैन थी। आखिर अभिनव को क्या हुआ? क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया? जो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वह जहाँ रहता था वहाँ पर भी जानकारी ली तो मालूम हुआ कि यहाँ पर तो किराए से रहता था। वह रहने वाला कहीं और का था। अब उस घर में भी ताला लगा हुआ था। वह कब और कैसे गया यह भी किसी को नहीं पता चल पाया था। एक तो वक्त की मार ने, दूसरा अभिनय के जाने से मैं ऐसी टूटी कि सब कुछ मेरा खो गया, सब लुट गया। सारी दुनिया वीरान और बेजान नजर आने लगी। पापा ने उस एकेडमी और ट्रेनर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। उसी शाम को ऑफिस से घर आते समय एक गाड़ी से पापा का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पापा की जान तो बच गई, परंतु उनके दोनों पैर बेकार हो गए और सिर में भी काफी चोट लगी। पापा को ठीक होने में महीनों लग गए। काम पर न जाने के कारण पापा की नौकरी भी छूट गई। पापा के इलाज के चक्कर में घर भी बिक गया। वह घटना इतनी बड़ी हो गई कि उसकी चर्चा सब जगह होने लगी। पता चला कि वह एक्सीडेंट भी उसी इंस्टीट्यूट के लोगों ने ही करवाया था। रिपोर्ट तो रद्दी खाते में ही चली गई, क्योंकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा निकलना मुश्किल हो गया। दीदी और पापा ने तय किया कि अब यहाँ छोड़ देना ही सही है। अब कहीं और रहें चल करके। यहाँ पर रहना हम लोगों को दूभर हो गया था। हम द्वारका की तरफ किराए पर मकान ले करके हम रहने लगे। अभिनव का क्या हुआ उसका तो पता ही नहीं चला। उसके बाद तो मैंने किसी भी बात का विरोध करना बंद कर दिया। ऐसा चुप हो गई कि सब जगह जाना छोड़ दिया और घर में गुमनामी के अंधेरे में अपने गम को पीती रही। एक वाचाल लड़की गुमसुम गुमनामी के अंधेरे में खो सी गई। कुछ आवाज सुन करके अचानक दीप्ति की आंख खुल गई। उसे लगा कोई रो रहा है। उसने नजर उठा करके इधर उधर देखा, कुछ नहीं नजर आया। तृप्ति की तरफ देखा तो वह रो रो करके तकिया भिगो चुके थे। वह सुबक रही थी। दीप्ति ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए, क्यों रोती हो? उन बातों को तुम याद करके क्यों परेशान होती हो? तुम अब बहुत रो चुकी हो, बहुत पश्चाताप भी कर लिया है। अब बस बंद करो। अब मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं नजर आने चाहिए। मुझे बस पहले वाली ही तृप्ति चाहिए। दीप्ति की आंखें भी छलछला आई थी। अपने को संयत करते हुए, सो जाओ,
तुम ऐसे ही परेशान होती रहती हो। धीरे से उसके गाल पर बह आए आंसुओं को पोंछ करके उसको सांत्वना देते हुए, मेरी बहन, जो बीत गया है वह वापस नहीं आना है। अब उसके पीछे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। उसे वक्त का बीता हुआ एक पन्ना समझ करके भुला देना ही अच्छा है। जितना सोचोगी उतना ही और डिस्टर्ब होगी। अपने आप को कंट्रोल करो। भरे गले से क्या करूं दीदी, मैं भुलाना चाहती हूं लेकिन मैं नहीं भुला पाती हूं, ना अभिनव को और ना ही उस बीते हुए समय को। मैं समझती हूँ तृप्ति, तुमने जो सहा है, जो बर्दाश्त किया है वह बहुत ही कठिन है। उसके आगे भी तो जिंदगी है, तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। इतनी कम उम्र में ही तुमने इतना बर्दाश्त किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब तुम सब कुछ भूल करके अपना मन किसी और में लगाने की कोशिश करो। हाँ, बुआ जी के यहाँ गृह प्रवेश है, वहाँ तुम जाने की तैयारी करो। दीदी, मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का। मेरा दिल किसी भी माहौल में, किसी भी फंक्शन को अटेंड करने में नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हर इंसान की उंगलियां और नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई हैं, मेरे पर ही उठ रही हैं। दीदी, मेरा क्या कसूर है जो मेरे साथ हुआ? उसमें मैं दोषी नहीं हूँ। बस मैं कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके बदले में मुझको सिर्फ दर्द और गुमनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। सारे जज्बे, सारी ख्वाहिशें सब धूल में ही मिल करके रह गई। हाथ में बचा तो सिर्फ सूखे समंदर की रेत ही रेत। तृप्ति का रोना बंद नहीं हो रहा था। दीप्ति को कुछ आवाज लगी। उसने आंखें खोल करके आसपास देखने की कोशिश की, परंतु कुछ समझ नहीं आया। दीप्ति ने तृप्ति की तरफ देखा, उसे कुछ आवाज उधर से ही लग रही थी। दीप्ति का हाथ तृप्ति की तकिया पर लगा, तकिया गीली थी। दीप्ति को समझने में देर नहीं लगी, तृप्ति रो रही है। तृप्ति के आंसुओं से भीगे चेहरे को पोंछते हुए उसे अपने सीने से चिपका लिया, ढाढ़स बताते हुए प्यार भरे शब्दों में, मेरी बहन, बहुत हो गया। कब तक अतीत को अपने सीने से चिपका करके रोती रहोगी? दीदी, क्या करूं, मैं भूलना चाहती हूं लेकिन इतनी आसानी से नहीं भुला पा रही हूं। मेरी बहन, तुझे भूलना पड़ेगा। नहीं भूलेगी तो आगे कुछ कैसे कर पाओगी? माँ पापा के लिए, भाई यार, अपने परिवार के लिए तुझे दिमाग से यह बातें हटानी ही पड़ेंगी। कॉपी में पेंसिल से लिखा तो मिटाया जा सकता है, लेकिन नसीब में जो लिखा है उसे कर्म भी नहीं मिटा सकता है। कर्म के लिखे की भरपाई हमें करनी ही होगी। बात का रूप बदलने के लिए तृप्ति, अच्छा सुन, तू ट्यूशन पढ़ाएगी? इस गली के आखिर में जो शर्मा जी रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। वो ट्यूशन के लिए पूछ रही थी, तुम उनको पढ़ाओ तो मैं उनको बोल दूं। ठीक है दीदी, बोल दीजिएगा। आप सही कह रही हैं, खुद में सुधार लाने की मैं कोशिश करूंगी। रात बहुत हो गई है, अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। चल, पहले तू सोएगी। दीप्ति उसके बालों में हाथ फिराती रही। धीरे धीरे तृप्ति सो गई। हे भगवान, आप भी हम मनुष्यों को कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। जमाने के सताए हुए लोगों पर कुछ तो रहम खाया करो। किसी को तकलीफ देते हैं तो इतनी ज्यादा कि उसकी हर सीमा पार हो जाती है। भगवान, इतना दर्द आप लाते कहाँ से हो कि उसके सब्र का बांध टूटने लगता है? अब और मत दुख देना इसको, इसने बहुत दुख झेले हैं। ऊपर की तरफ हाथ जोड़ करके उसने ईश्वर से प्रार्थना की। उठते ही दीप्ति ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने माँ से कुछ बात की, तृप्ति की ओर इंगित हो करके। तृप्ति, बुआ जी के यहाँ तुम्हें गृह प्रवेश में जाना है, अपनी तैयारी कर लो। किंतु दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुझे ही जाना है। मुझे ऑफिस में अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए तुझे ही जाना पड़ेगा। माँ को कौन देखेगा? माँ पापा को देखने के लिए मैं और अधर है ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। बस तू जाने की तैयारी कर, टिकट मैंने पहले ही करा रखी है। दीप्ति तैयार हो करके ऑफिस चली गई। तृप्ति माँ को समझाते हुए, माँ, मेरा मन भोपाल जाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसे वहाँ जाऊंगी? कभी तो मैं गई नहीं हूँ। दीदी साथ में होती तो ठीक लगता। देखो तृप्ति, तुम यहाँ रहती हो तो तुम परेशान रहती हो। इससे अच्छा तुम कुछ दिन अपनी बुआ जी के पास जा कर के रहोगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। बुआ जी भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी।
वह तुम सबसे बहुत प्यार करती हैं, सबसे मिलोगी, सबके साथ बैठोगी, सबसे बातें करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें अपने अतीत को भूलने में आसानी रहेगी। तुम जितनी जल्दी अपने बीते हुए कल को भूलोगी, उतना ही तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने आगे की जिंदगी की नई शुरुआत करो बेटा। माता पिता तो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी तो स्वयं तू और तेरे आगे का भविष्य ही होगा। किसी के भी माता पिता जीवन भर अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। सब की तरह उनको भी अपने बच्चों का साथ छोड़ करके परलोक सिधारना पड़ता है। हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, कैसे रहोगी, इसकी तैयारी तो तुम्हें खुद करनी होगी। माँ, आप भी कैसी कैसी बातें करती हैं। जिंदगी में आने जाने की बातें क्यों कर रही हैं? माँ, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अब और नहीं खोना चाहते। बेटी, नहीं खोना चाहती हो ना, तभी तो तुम्हें समझा रही हूँ। किसी भी चीज को खोने से पहले ही उसे सुधार लो, संभाल लो, ताकि खोने ना पाए। अगर खो भी जाए तो खोने का गम कम हो। समझदारी का भावना ही धीरज देता है। तृप्ति, माँ, इतनी परेशानियां हम लोगों की जिंदगी में क्यों आई? लगता है भगवान हम लोगों की हथेली में तकदीर की रेखा ही बनाना भूल गए। अगर बनी होती तो शायद हम सभी के जीवन में इतने कष्ट ना होते। तृप्ति बेचैन हो करके माँ से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। इससे ना कोई बचा है ना बच पाएगा। इसको तो अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान करके चलना चाहिए। दुख आया है तो सुख भी आएगा। हमेशा सब दिन एक समान नहीं होते। फिर धीरे से दुख से भरे शब्दों से जिसकी पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। किंतु जो हादसा तुम लोगों के साथ हुआ है बहुत ज्यादा ही था। हम उसे घटना नहीं दुर्घटना ही मानेंगे। बिटिया, वह ऐसा जख्म है जो जीवन में कभी ना भूल पाने वाला जख्म है। घर का माहौल और तनावपूर्ण हो, उससे पहले ही दीप्ति ने उस माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से, माँ, पापा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? दीप्ति ने माँ से पूछा। तेरे पापा कहीं बाहर गए होंगे। कुछ समय से तेरे पापा रोज दोपहर को कहीं चले जाते हैं और देर रात तक आते हैं। जब से तेरे पापा को आर्टिफिशियल पैर लगा है तब से वह घर में बैठने की कोशिश ही नहीं करते हैं। माँ सुशीला देवी ने शिकायती लहजे में बताया। माँ, जब हम काम कर रहे हैं फिर पापा को घर में बैठना चाहिए। बेटा, वह नहीं मानते हैं तो क्या करें? अभी अधर भी नहीं आया है, उसकी कोचिंग अभी खत्म नहीं हुई होगी। कोचिंग खत्म होने के बाद ही घर आएगा, माँ ने स्पष्ट किया। रात के 8 बज रहे थे, पापा अभी भी घर नहीं आए थे। दीप्ति को चिंता होने लगी। वह बाहर निकल के आसपास की दुकानों में ध्यान से देखने लगी। पापा पहले जहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ देखा जा करके। पापा के एक खास मित्र थे जिनकी परचून की दुकान थी। पापा वहाँ से पहले राशन लाया करते थे, अब अंकल राशन खुद घर पर ही भेज देते थे। दीप्ति ने परचून वाले अंकल से पूछा, अंकल, क्या आपने पापा को देखा है? हाँ बिटिया, तेरे पापा इधर यहीं पास वाले कमरे में बैठे हैं। वो अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? बेटी, तुमसे क्या छुपाना, तुम्हारे पापा मुझसे कुछ काम के लिए पूछ रहे थे। मुझे भी अपने मित्र की सहायता करना सही लगा। यह सोचते हुए मैंने अपने यहाँ के अकाउंट का काम उनको दे दिया है। उनकी अकाउंटेंसी में अच्छी पकड़ है। यह काम वह अच्छा कर लेते हैं। मेरे साथ उनका भी सहयोग हो जाता है। क्या हमारे मित्र ने यह बात तुम लोगों को नहीं बताया? नहीं नहीं अंकल, पापा ने बताया तो था, यह नहीं पता था कि वह आपके यहाँ पर बैठते हैं। अब तक घर नहीं आए थे, वही चिंता लगी थी। अंकल, पापा इस समय कहाँ हैं? अपने दाहिने हाथ की तरफ इशारा करते हुए इसी के बगल वाले कमरे में बैठे अकाउंट का काम देखते हैं। दीप्ति तुरंत उस रूम में पहुंच करके देखा तो पापा लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। दीप्ति ने आवाज दी, पापा। आवाज सुन करके उन्होंने नजर उठा करके सामने देखा तो दीप्ति को सामने देख करके चौंक गए। अचकचा करके पूछने लगे, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ आपको ढूंढते हुए आ गई। पापा चलिए घर चलिए। आप तो जरा सा ठीक होते ही बाहर निकलने लगे। बेटा, तुम घर चलो, मैं अभी आया। आप कैसे आएंगे? आपके पैर में दिक्कत भी है और दिक्कत हो सकती है। मैं रिक्शा करके आपको ले चलती हूँ। लेकिन अपनी बातें स्पष्ट की। नहीं बेटा, तुम घर चलो, यहाँ पर एक लड़का काम
करता है वह मुझे घर तक छोड़ देगा। तुम चिंता ना करो, मैं आराम से घर आ जाऊंगा, दिवाकर ने दीप्ति से सांत्वना देते हुए कहा। दीप्ति के बहुत कहने के बावजूद पापा नहीं आए और दीप्ति को समझा बुझा करके घर वापस भेज दिया। घर में आकर के जब दीप्ति ने माँ को बताया तो सबको बहुत तकलीफ हुई। कुछ देर के बाद पापा भी घर आ गए। दीप्ति ने आते ही पूछा, पापा आपको वहाँ काम करने की क्या जरूरत थी? बेटा घर में बैठने से भी क्या फायदा है, कुछ काम करते रहो, हाथ पैर चलाते रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। खुद को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इसी बहाने 4 पैसे भी मिल जाएंगे। पापा आप 4 पैसों का जुगाड़ तो घर में भी कर लेते थे, घर में भी तो आप ट्यूशन कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे और साथ में तृप्ति भी देख लेती थी। क्या जरूरत थी, आप घर में रह करके जो भी कुछ कर रहे थे वह काफी था। आप काम पर चले जाएंगे, तृप्ति भी नहीं होगी, मैं भी घर में नहीं रहती, ऑफिस चली जाती हूँ, माँ को कौन देखेगा? माँ के पास भी किसी का घर में रहना जरूरी है। दीप्ति ने हौले से अपनी बात पापा को समझाई। बेटा मेरी भी तो सुनो, हर समय मुझे घर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता था, हर वक्त तुमसे पैसा मांगना भी अच्छा नहीं लगता था। बिटिया अब मैंने वहां पर काम शुरू कर दिया है तो मुझे तू मना मत कर। पापा कितनी मुश्किल से आप ठीक हुए हैं, आपके लिए छोटा सा झटका भी आपको फिर वहीं ले जा करके खड़ा कर देगा। पापा फिर भी आप किस साधन से जाएंगे? दीप्ति ने फिर पूछा। नहीं बिटिया, मुझे साधन से आने जाने का किराए में ही मेरी आधी तनख्वाह निकल जाएगी। वैसे उसी दुकान पर एक बंदा मेरी जान पहचान का है, वह इधर ही कहीं रहता है और वह मुझे बहुत मानता है, वही मुझे रोज यहाँ से ले जाएगा और रोज यहीं घर छोड़ दिया करे। मेरा आना जाना उसी के साथ रहेगा, तुम फिक्र ना करो और मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। पापा के चेहरे पर दृढ़ता के भाव को देख करके दीप्ति मन मार करके रह गई। पापा के आगे उसकी एक नहीं चली। उम्र के इस पड़ाव पर पापा को काम करते देख करके दीप्ति और माँ को तकलीफ होना लाजमी था। तब तक अधर भी कोचिंग से आ गया था। उसने बताया कि उसका नीट का पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी बहुत दमखम और मेहनत से करनी है। हाँ बेटा, तुम अच्छे से तैयारी कर लो ताकि तुम्हारा इस साल नेट क्लियर हो जाए, तुम्हारी मेहनत लगन और संघर्ष सफल हो, माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा। दीदी खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अधर ने भूख से व्याकुल होकर के कहा। बेटा पढ़ाई करते करते थक जाते होगे, खाना बहुत जरूरी है। यह कहते हुए दीप्ति खाना लगाने के लिए किचन में चली गई। किचन में दोनों बहनें फटाफट खाने की थाली लगाने लगी। खाना खाते हुए दीप्ति ने माँ व पापा की ओर इंगित हो करके कहा, माँ बुआ जी के यहाँ तृप्ति को भेज दीजिए, वहाँ सबके बीच में इसका मन भी बहल जाएगा और बुआ जी को भी अच्छा लगेगा। तुम सही कह रही हो बिटिया, तृप्ति को भेज देना ठीक रहेगा। दीदी भी बहुत दिन से कह रही थी कोई आता जाता नहीं है, अब हम सभी लोग काम करते हैं इसलिए छुट्टी मिलना कठिन है, वहां जाने से तृप्ति का मन भी बदल जाएगा। तू तृप्ति का टिकट करा दे, पापा ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। पापा मैंने टिकट करा दी है, तृप्ति तुम अपना सामान लगा लो और जाने की तैयारी करो, कल ही तुम्हारी टिकट है, ट्रेन से तुम अधर के साथ में चली जाना। दीप्ति ने बात स्पष्ट की। दीदी आप भी चलती तो और भी अच्छा लगता, तृप्ति ने साशंकित हो करके डरते हुए कहा। मुझे छुट्टी नहीं मिली, इस समय काम का लोड बहुत है, मैं अभी नहीं जा सकती, तुझे मौका मिल रहा है तो तुम घूम आओ, मैं भी चली जाऊंगी तो माँ पापा अधर के पास कौन रहेगा, इनके पास तो किसी एक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें, मैं अपनी तैयारी करती हूँ, तृप्ति ने बेमन से कहा। प्यून ने दीप्ति के रूम में आकर के कहा, मैम आपको अखिल सर ने बुलाया है। ओके काका, मैं अभी आ रही हूँ। दीप्ति हमेशा अपने प्यून को काका ही बोलती थी। दीप्ति का प्यून कहना अच्छा नहीं लगता था, वह हर एक को किसी न किसी संबोधन से ही संबोधित करते थे। प्यून में उसे अपने काका की झलक दिखाई पड़ते थे। प्यून भी काका बोले जाने से वह भी खुश हो जाता था। बस दीप्ति को क्या चाहिए था, लोगों के चेहरे पर बरसती हुई खुशी, यह खुशी उसे अंदर तक निराल कर देते थे। दीप्ति ने अपना काम खत्म किया और सीधे अखिल के चैम्बर में पहुंच गई। अखिल के चैम्बर में दीप्ति दरवाजे को नॉक करके अंदर चली गई। अखिल ने उसे सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया। दीप्ति वहीं सामने खड़ी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गई।
बैठते हुए। सर बताइए, आपने याद किया? यस, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। हेड ऑफिस से तुम्हारा एक लेटर आया है। अखिल ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। अब दीप्ति निश्चय और अनिश्चय के बीच में झूलने उतराने लगी। सर क्या हुआ? क्या वजह है जो मेरे लिए लेटर हेड ऑफिस से आया है? आदि आदि। अखिल ने अपने मेज की दराज से एक लिफाफा उसके आगे रख दिया। दीप्ति ने जल्दी से लेटर खोल करके पढ़ने लगी, अपने प्रमोशन को देख करके खुश होते हुए। सर यह तो मेरे प्रमोशन लेटर हैं। अखिल की ओर देखते हुए अपनी खुशी जाहिर की। मैंने कहा था ना उस दिन की मैं तुम्हारी तरक्की के लिए हेड ऑफिस में सिफारिश करूंगा। अब हेड ऑफिस से तुम्हारे प्रमोशन का लेटर आया है। अब तुम मेरे अंडर में काम करोगी, मेरी असिस्टेंट मैनेजर बन करके। अब तो तुम मुझे सर के बजाय अखिल नाम से बुला सकती हो और मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से ही संबोधित करूंगा। अब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, हल्के से मुस्कुरा दी। अखिल मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नजदीक आने की हर संभव प्रयास करते हो, किंतु मुझे अपनी सीमाएं भी पता हैं। ऐसे किसी पर कैसे भरोसा कर लें? मेरे साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर पड़ गई तो शायद मैं अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। अगर कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी ना होती तो शायद मैं डिस्टर्ब ना होती। खुशी पाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम सोचते हैं, परंतु सच्चाई यह है खुशी पाने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। यह मेरा अनुभव मुझे बताता है। मैं क्या छोड़ूं, क्या प्राप्त करूं, यह तो मुझे ही समझना होगा। दीप्ति को गहन विचार मुद्रा में देख करके अखिल उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता हुआ। दीप्ति जी क्या सोचने लगी? क्या पार्टी नहीं देनी है? दीप्ति चौंक करके सचेत होती हुई, क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी, लेकिन यह पार्टी तो मुझे ऑफिस से मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें ऑफिस से भी पार्टी मिलेगी, किंतु मेरी पर्सनल पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। जी सर, जब बताइए तब पार्टी मिलेगी। उफ, दीप्ति तुम्हें कितनी बार समझाया है, सिर्फ अखिल और अखिल मेरा नाम है, फिर भी तुम भूल जाती हो। अब तो तुम असिस्टेंट मैनेजर हो मेरी, तो बराबर की पोस्ट पर हो, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अखिल अक्सर दीप्ति को कुछ सोचते हुए देखता था। यह तो वो समझ रहा था, कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन क्या चलता है यह उसे नहीं पता था। इस शंका का समाधान करने के लिए उसने दीप्ति से पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर सॉरी अखिल, कोई प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें जरूर बताती, किंतु ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम सही कह रही हो या मुझे टाल रही हो? अखिल मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा ओके, मैं चलती हूँ। अरे अभी रुको तो। दीप्ति के सामने आ करके खड़ा हो गया। और मेरी पार्टी का क्या हुआ? आज शाम को उसी कैफे में चलते हैं। ओके, फिर शाम को डन रहा। पार्टी का वादा दे करके दीप्ति बाहर आ गई। अखिल उसे एकटक दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता रहा। दीप्ति बाहर निकल करके आई और दबे पांव महक के पास पहुंचते ही पीछे से अपने हाथों से उसकी आंख बंद कर ली। महक को भी पहचानने में देर नहीं लगी, उसने भी आंखें बंद किए ही कहा, दीप्ति अरे वाह, आज क्या बात है, तू आज बहुत खुश लग रही हो। तेरी यही बात मुझे अच्छी लगती है। मैं कोई भी हरकत कर दूं, एक तू ही है कि पल में मुझे पहचान लेती है। बता यार कैसे तू मुझे पहचान लेती है? अरे यार इतना भी क्या दिमाग लगाना, इतने दिन से तेरे साथ रहते हुए हो गए कि हर हाल में तेरे हाथों का स्पर्श मैं अच्छे से समझने लगी हूँ। फिर तेरे सिवा किसी और की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे डिस्टर्ब कर दे। एक तू ही तो है जो शैतानी करती रहती है और मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। अच्छा, इस पर यह भी तुर्रा कि तू कुछ बोलती नहीं है, लगातार बड़बड़ करती रहती हो, फिर भी कहती हो कि कुछ बोलती नहीं। सही तो कह रही हूँ, मैं तेरे से कुछ कहती नहीं हूँ और तू जो है उतनी ही हिमाकत करती हो। अच्छा, तुम यह तोहमत भी मेरे ऊपर ही लगाओगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहूंगी। दोस्तों के बीच में या हंसी ठिठोली चलती ही रहेगी। पहले यह बता, आज तू इतनी खुश कैसे हो? क्यों, मेरा खुश होना तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा ना लगे मेरे दुश्मनों को। मुझे यह लगा कि तू बहुत
कम ही मौके पर हंसती है और तेरे चेहरे पर दमकती खुशी को देख करके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने इसलिए यह बात पूछ रही हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, वरना तू तो हमेशा मायूसी का लबादा ही ओढ़े रहती है। दीप्ति उसके पास में ही पड़ी थी। उस कुर्सी पर बैठते हुए बात ही ऐसी है। अरे बहन, बात भी बताओगी या भूमिका ही बांधती रहोगी? महक चहकती हुई, क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। बात यह है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारा प्रमोशन हो गया, परंतु यह बताओ किस पोस्ट पर हुआ है? महक ने कौतूहल बस पूछने लगी। मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्ट किया गया है, और वो भी डायरेक्ट हेड ऑफिस से, दीप्ति खुशी से चहकते हुए बताया। अरे वाह, कांग्रेचुलेसन दीप्ति, बहुत बहुत बधाई हो। अब तो फिर तुम्हें पार्टी देनी चाहिए, महक ने मचलते हुए कहा। फिर आज शाम को साथ में चलते हैं, वहीं हम लोग पार्टी करते हैं। अखिल सर भी पार्टी मांग रहे हैं, उनको भी पार्टी तेरे साथ ही दे देंगे। तू मुझे अखिल के साथ में कबाब में हड्डी क्यों बना रही है? तू ऐसा क्यों कह रही है? सभी जानते हैं कि अखिल तुझे कितना लाइक करता है। किसी के लाइक करने से क्या होता है? मैं तो उसको लाइक नहीं करती और ना ही उसे भाव देती हूँ। डियर, तू भी कितनी भोली है। तेरे प्रति उसका सॉफ्ट व्यवहार, इमोशंस कुछ समझ में नहीं आया अभी तक? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ आया। मैं तो बस उसे एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। दीप्ति ने अपनी बात की सफाई दी। अच्छा, तू नहीं समझती तो फिर वह अकेले खुद के लिए उसने पार्टी क्यों मांगी? मैं तो तुम्हारे साथ साथ उसको भी पार्टी दे दूंगी। अखिल को बुरा लग सकता है, महक ने किनारा करते हुए कहा। इसमें किसी को बुरा मानने की बात ही नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो अपने घर जाएगा, दीप्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फोन की घंटी सुन करके दीप्ति ने फोन रिसीव किया। उधर से तृप्ति बोल रही थी, दी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, सब ठीक है? हाँ दीदी, सब ठीक है। भैया स्टेशन पर लेने आए थे, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यहाँ ठीक से हूँ, आप बस घर में सबका ख्याल रखना। तू चिंता ना कर, यहाँ सब ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। ओके दीदी। दीप्ति दी, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय, आज ऑफिस के बाद मिलते हैं, हम साथ में चलते हैं, दीप्ति ने महक को संबोधित करते हुए कहा। ओके, ऑफिस खत्म होने के बाद मिलती हूँ। यह कह करके दीप्ति अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आज अपना केबिन उसे छोटा सा लग रहा था। बड़े ही प्यार से उस टेबल को निहारते हुए, कुछ दिन बाद मेरा और तुम्हारा साथ छूट जाएगा। यह में दराज, टेबल और सेल्फ या फोन, डायरी सभी कुछ तो हैं। मैं किसी को नहीं भूल सकती। कितने सुकून के पल मैंने चेयर पर बैठ के बिताए हैं। बहुत अच्छा लगता था। इस टेबल पर मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए, कितने फैसले किए। मैं तुम सभी को मिस करूंगी। अब मैं एक बड़े से ऑफिस में बैठा करूंगी, लेकिन मैं तुम सबको कभी नहीं भूल सकती। तुम सबने मेरे हर अच्छे बुरे में साथ दिया है। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। वह टेबल, चेयर और उस पर रखे हर सामान को बहुत ही प्यार से स्पर्श करके एहसास को जीवित करना चाहते थे। कुछ भी हो, तुम सब मेरे अच्छे दोस्त रहे हो। मैं तुम्हें मिस करूंगी। उम्मीद है आने वाला समय और सुंदर और खूबसूरत होगा। शाम को दीप्ति और महक के साथ अखिल उसी कैफे में मिलते हैं। दीप्ति के साथ महक को देख करके अखिल को अच्छा नहीं लगा। उसने दीप्ति को सवालिया निगाहों से देखा, किंतु दीप्ति को नॉर्मल रवैया देख करके वह शांत रहा। उसकी इस शंका का समाधान दीप्ति ने यह कहते हुए किया कि महक को भी पार्टी देना बनता है, इसलिए मैंने आपके साथ महक को भी बुला लिया। अब हम सब मिल करके पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। आज तो कांग्रेचुलेशन पार्टी है, महक ने खुश हो करके कहा। अखिल ने मुस्कुराते हुए, वैसे तो ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए थी, किंतु यह दीप्ति की मर्जी। अखिल, मैं किसी भी ग्रैंड पार्टी के विरोध में हूँ। या मुझे फिजूल खर्ची लगती है। जिसके पास फिजूल का पैसा हो उसके लिए तो ठीक है, मैं वैसे तो पैसे की फिजूल खर्ची समझती हूँ, दीप्ति ने गंभीरता से कहा। अगले हफ्ते अपने ऑफिस का सेलिब्रेशन डे है। उस दिन सभी को ग्रैंड पार्टी मिलेगी। उस दिन संडे की छुट्टी तो रहेगी और लोगों के साथ आप सभी लोग इनवाइट, ठीक है? उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। घर पहुंचने पर देखा तो माँ किचन में
वाकर का सहारा लेकर के दूसरे हाथ से भगोने में चीनी चाय की पत्ती डाल रहे थे। माँ को किचन में देखते ही दीप्ति ने झट से अपना बैग एक किनारे रखा और हाथ धो करके किचन में घुस गई, उलाहना देते हुए। माँ, आप किचन में काम मत किया करिए, आपके लिए रिस्क है, मैं आती तो खुद आपके लिए करती। दीप्ति बेटा, चाय ही तो बनानी थी, इसमें क्या करना है? तुझे भी ऑफिस से देर हो जाती है तो फिर कब तक चाय के लिए बैठे रहेंगे? तेरे पापा भी अभी घर नहीं आए हैं, थोड़ा हेल्प करा देने से तुझे भी सहयोग मिल जाएगा। सुबह से लेकर के तुम रात तक काम में ही लगी रहती हो, तुझे तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। माँ ने अपनी चिंता व्यक्त की। कोई बात नहीं, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आप अपना व घर का थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेती हैं, अगर मैं करती हूँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दीप्ति ने माँ को समझाया। अब तक तृप्ति भोपाल पहुँच गई होगी, उसकी कुछ खबर नहीं है। माँ, आप चिंता ना करें, तृप्ति पहुँच गई है, मेरी उससे बात भी हो चुकी है। चलो अच्छा है, थोड़े दिन वहाँ रहेगी तो उसका मन बहल जाएगा, तभी तो मैंने भेज दिया था उसको। माँ ने अपनी बात रखी। दीप्ति ने झटपट चाय कप में उड़ेली और 1 कप माँ को दिया। 1 कप चाय अधर को कमरे में दे करके वह माँ के साथ चाय पीने के साथ साथ खाने की तैयारी करने लगी। माँ, आज मेरे ऑफिस में सेलिब्रेशन डे है, इसलिए वहाँ पार्टी होगी, मेरा खाना वहीं पर होगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो आप चिंता मत करिएगा, मैंने खाना बना करके रख दिया है, आप लोग खा लीजिएगा। दीप्ति बेटा, तू देर रात कैसे आएगी? मैं अधर को भेज दूंगी। नहीं माँ, महक के साथ आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। तब तक महक भी घर आ गई। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? आते ही बेटी तू भी वकील बन जाती है, तू भी मेरी बहुत फिक्र करती है। देखो मैं अच्छी भली तो हूँ, फिर कैसी चिंता? सुशीला जी का हाथ पकड़ करके थामते हुए, आंटी जी, यह बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को आप सब की परवाह जरूर करनी चाहिए। वैसे मेरे बच्चे, देखो तुम सब भी कितना ख्याल रखते हो, तुम सब कितनी मेरी याद करते हो। और माँ, लोगों को क्या चाहिए? बच्चों का प्यार दुलार, थोड़ा सहयोग। मुस्कुराते हुए सुशीला जी ने उसको स्पष्ट किया। इधर उधर की बातें करने के बाद महक ने कहा, आंटी जी दीप्ति तैयार है? हाँ बेटा, दीप्ति तैयार तो थी। अरे दीप्ति की बच्ची कहाँ रह गई? तैयार होने में अभी कितना टाइम है? यह कहते हुए वह जोर से बोली, बस मैं चलती हूँ, तैयार तो हूँ। दीप्ति जब तैयार होकर के बाहर आई तो महक उसे देखते ही रह गई। उसे देखते ही बोली, यार तू तो आज गजब ढा रही है, तुमने तो सबको फेल कर दिया। आज तो तेरे आगे हीरोइन भी पानी भरती नजर आएंगी। पार्टी में बस आज तू ही तू है, तेरी तारीफ जितनी करूं उतनी ही कम है। क्या कहूँ, तेरी तारीफ ही मेरे पास शब्द नहीं है। तेरे साथ चलने में मुझे शर्म नहीं आ रही है। दूसरी बात, तेरे साथ चलने में गर्व भी महसूस हो रहा है कि तुम मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत सहेली हो। चुप कर, फालतू में तारीफों के पुल बांधे जा रही हो। यकीन ना हो तो पार्टी में देख लेना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? महक की गाड़ी से दीप्ति भी साथ में चली गई। पार्टी शहर के नामचीन होटल में थी। दीप्ति ने ब्लैक कलर और महक ने ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था। दीप्ति के आगे महक खूबसूरती के मामले में बिल्कुल फीकी लग रही थी। पार्टी का इंतजाम श्रीवास्तव जी देख रहे थे। वहां सभी एक से बढ़कर के एक खूबसूरत परियां नजर आ रही थी, कोई किसी से कम नहीं थी। सभी में खूबसूरत दिखने की होड़ सी लगी थी। श्रीवास्तव जी और अखिल सभी आगंतुकों की बधाई स्वीकार कर रहे थे, पार्टी को और भी जवां और रंगीन बनाने की ओर इशारा कर रहे थे। एक तरफ स्नैक्स, कॉकटेल और मॉकटेल तो दूसरी ओर खूबसूरत गानों के साथ डांस की महफिल जमी थी। हर कोई पार्टी को अपनी अपने तरीके से एंजॉय कर रहा था। अखिल की नजर दरवाजे की ओर ही थी। बार बार उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की ओर या कभी दरवाजे पर जाती थी। लगता था जैसे उसे किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वह बार बार होटल के रिसेप्शन की लॉबी में बेचैनी से टहलता हुआ चहलकदमी कर रहा था, किंतु अखिल को हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। थोड़ी देर में एक गाड़ी आकर के होटल के गेट के सामने रुकी, जिसे देख करके उसके चेहरे पर खुशी के गुलाब खिल गए।
अखिल बड़ी ही आतुरता के साथ गेट पर खड़ा होकर के उनका इंतजार करने लगा। उनमें से दो लेडीज गाड़ी से उतर करके होटल के रिसेप्शन की ओर बढ़ने लगी। उन दोनों युवतियों को देख करके वो आश्चर्य से देखता ही रह गया। होटल के गेट को पार करके रिसेप्शन के पास अखिल दौड़ करके होटल के गेट को पार करके रिसेप्शन के पास अखिल को देख करके, हेलो अखिल, क्या बात है, आप यहाँ टहल रहे हैं? तब अखिल की तंद्रा टूटी और वो झेंपते हुए, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। गोरे रंग पर ब्लैक कलर का गाउन दीप्ति पर इतना फब रहा था जिसका कोई जवाब नहीं है। उसका रूप सौंदर्य और भी दमक उठा था। गाउन पर छोटे छोटे स्टोन हीरे मोती का एहसास दिला रहे थे, जैसे उसके गाउन में हीरे जड़े हों। दीप्ति ने खुद को एक बार शीशे में देखा। खुद पर ही वह मंत्रमुग्ध हो गई। माँ ने देखा तो उसकी नजर उतारी कि मेरी बिटिया को नजर ना लगे। छोटा सा काला टीका कान के पीछे लगा दिया था। उधर अखिल गुनगुना रहा था, तुझसा कोई देखा सवाब नहीं है, तेरे हुस्न का कोई जवाब नहीं है। महक के टोक देने से अखिल बुरी तरह से झेम गया। अखिल झट से आगे बढ़ करके लिफ्ट का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। लिफ्ट खुलते ही महक अंदर चली गई। दीप्ति अंदर जाती उसके पहले ही अखिल ने उसका हाथ थाम लिया। दीप्ति अखिल के साथ लिफ्ट में चढ़ गई। अंदर पहुंच करके दीप्ति ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। जहां पार्टी चल रही बाहर थी, उस छठे माले पर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही तीनों बाहर आ गए। पार्टी में दीप्ति को देखते ही सभी की निगाहें दीप्ति पर ही अटक गई। अखिल ने दीप्ति का परिचय पार्टी में आए अन्य खास लोगों से भी कराया। परिचय देते हुए बताया, यह हमारी कंपनी की सह मैनेजर हैं। यह सभी गेस्ट एंड इंडस्ट्री व कंपनी के मालिक या प्रतिनिधि थे। दीप्ति ने सभी का बहुत ही आदर पूर्वक उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सम्मान किया। इस परिचय के दौरान अखिल ने दीप्ति का हाथ बहुत मजबूती से थाम लिया था। अखिल पार्टी में आए अन्य लोगों के साथ साथ दीप्ति का विशेष ध्यान रख रहा था। अखिल ने डांस करने के लिए दीप्ति को आमंत्रित करते हुए दीप्ति का हाथ पकड़ करके डांस फ्लोर पर डांस करने लगा। उस फ्लोर पर अनेक जोड़े नृत्य कर रहे थे। हर कोई दीप्ति के करीब आना चाहता था और उसके साथ नृत्य करना चाहता था, किंतु अखिल किसी को भी करीब आने से पहले ही दीप्ति को कवर कर लेता था। वह नहीं चाहता था कि दीप्ति पर किसी की अन्य की छाया भी पड़े। डांस के मध्य ही अखिल ने मजबूती से ही हाथ पकड़े हुए कहा, दीप्ति, मैंने हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, यह हाथ में हमेशा हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। दीप्ति के कानों में धीरे से, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? अखिल, यह बातें सुनने में आपको अजीब लग रही होंगी। मैं किसी के भी साथ प्रेम में नहीं रह सकती, यह मेरा अपना मानना है। रही जीवन संगनी बनने की बात, तो यह मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि सब कुछ होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दीप्ति, आज मैं तुम्हें देख करके खुद के होशो हवास खो बैठा। से भी मैं तुम्हारा दीवाना था, लेकिन आज से तुम्हारा प्रेम पुजारी भी हो गया। अब चाहे तो मुझे अपना लो या त्याग दो, यह तुम्हारी मर्जी। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए, अखिल जी, किसी को इतना ऊंचा ना चढ़ाओ कि नीचे उतरना मुश्किल हो जाए, क्योंकि नीचे गिरने वाला अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सिवाय चुल्लू भर पानी में डूब मरने के। दीप्ति, तुमको ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, वह भी मेरे रहते हुए? अखिल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। दीप्ति मन ही मन बोली, अखिल जी, क्या आप कोई बहुत बड़ी तोप हैं जो आपके होते हुए किसी का बाल बांका भी नहीं हो पाएगा? लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए, भला आप मेरे लिए इतना प्यार और आत्मसमर्पण करने को बेकरार हैं? यह कह करके वह मन ही मन बहुत आनंदित हो रही थी। अखिल और महक की तारीफों और पार्टी में आए गेस्ट की नजरों को देख करके आज सच में वह हवा में उड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वह जैसे एक परी है और सपनों के आसमान में उड़ती ही जा रही है। अपनी तमन्नाओं के बादलों पर सवार हो करके आसमान में प्रकाश बिखेरते चांद और असंख्य सितारों से कुछ तारे तोड़ करके अपने दामन में भर लेने को आतुर।
ताकि फिर यह सितारे कभी उसकी और परिवार की खुशी में बांधक ना बने। दोनों को देख करके लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन दोनों ही उन कयासों से बेखबर और अनजान ही बने रहे। कुछ तो पार्टी में स्टार्टर का लुत्फ ले रहे थे। अखिल ने दीप्ति के सामने बियर पेश की। दीप्ति ने बहुत ही संजीदगी से मना कर दिया, मैं नहीं लेती। दीप्ति ने ऑरेंज जूस लेना ही पसंद किया। उसने उसको दे करके अखिल ने भी पाइन एप्पल का जूस ही मंगाया। अखिल, बहुत अजीब लग रहा है कि आप भी ड्रिंक नहीं करते, जूस लेते हैं। हाँ, पहले मैं कभी कभी ड्रिंक लेता था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसके बाद मैंने ड्रिंक करना बंद कर दिया। सभी दीप्ति के रूप सौंदर्य की भूर भूर प्रशंसा कर रहे थे। अखिल तो बस लोगों से बात करता हुआ दीप्ति को ही निहार रहा था। मन ही मन सोच रहा था, क्या भला की खूबसूरती दी है दीप्ति को। किसी को भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके सौंदर्य भी परोसता है। दीप्ति के सौंदर्य का कोई जवाब नहीं। काश दीप्ति मेरे मन की बात सुन पाती कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। मेरे सीने में धड़कती धड़कनों को गिन पाती है, मेरे सांसों के संगीत को सुन पाती। मेरे रोम रोम में, मेरी सांसों में और मेरी नस नस में सिर्फ दीप्ति और दीप्ति ही है और कोई नहीं। उसी समय अखिल के पास खबर आई कि आज के सेलिब्रेशन डे के अवसर पर इस कंपनी के चेयरमैन भी शामिल होने आ रहे हैं। अखिल ने पूरे स्टाफ को शालीनता से पेश आने और अच्छे से स्वागत को कहा और खुद भी उनके स्वागत की तैयारी में जुट गया। थोड़ी देर में उस ग्रुप के चेयरमैन की बड़ी सी गाड़ी होटल के गेट पर खड़ी थी। अखिल स्वयं दीप्ति के साथ स्वागत के लिए उपस्थित था। गाड़ी से एक लंबे चौड़े कद काठी का गोरा संजीला सुदर्शन युवक, जिसके घुंघराले बाल, लंबी लंबी आंखें, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, ऊंची नाक, यह सब मिल करके उसे अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान कर रहे थे। अखिल ने चेयरमैन को गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत किया। अपना परिचय देते हुए बताया, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और यह यहाँ की सह मैनेजर हैं। आगंतुक युवक दीप्ति को देखता ही रह गया। अखिल बड़े ही आदर से उसको समारोह स्थल तक लाया। उसने भी खूब एंजॉय किया, लेकिन बार बार दीप्ति की तरफ उसकी नजर अटक रही थी। मौका पाते ही वह दीप्ति के पास आकर के, हाँ तो आप यहाँ की असिस्टेंट मैनेजर हैं? यस सर। कितने वर्षों के बाद तुम्हें देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारा हाल पूछ लिया। तुम जॉब कर रही हो, यह बहुत ही अच्छी बात है। आज तुम्हें देखा तो मुझे अच्छा लगा। तुमने मुझे पहचाना? मैं अभिनय हूँ। दीप्ति, यदि नहीं सर, मैंने आपको कभी नहीं देखा, तो पहचानूंगी कैसे? यदि वह ऐसा कहती तो असभ्यता लगती, इसलिए उसने कह दिया, यस सर, आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। उसने मुस्कुरा करके शालीनता से जवाब दिया। या क्या, बस इतना ही? अरे मैं तुम्हारा अभिनय हूँ, क्या तुम भूल गई जिसे तुम इतना प्यार करते थे? आश्चर्य व्यक्त करते हुए दीप्ति मन ही मन सोच रही थी, मैं तो कभी किसी अभिनव नाम के लड़के को नहीं जानती और ना ही मैं प्यार जैसे किसी लफड़े में रही। फिर यह क्यों बोल रहा है? दीप्ति के मस्तिष्क में मंथन चल रहा था। तब तक अखिल ने अभिनय से कहा, सर तब तक आप ऑफिस के अन्य लोगों से भी मिल लीजिए। यह कह करके वह अन्य लोगों से परिचय कराने लगा। अखिल को दीप्ति के साथ अभिनय की मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी। वह हर सूरत में अभिनय को दीप्ति से दूर ही रखना चाहता था। दीप्ति को भी मौका मिल गया था। वह अपनी सहेलियों के साथ पार्टी की तैयारी का जायजा लेने के साथ अन्य कामों को देखने लगी थी। ऑफिस के लोगों ने अभिनय को घेर लिया था, वह भी उनके साथ बातचीत में मशगूल हो गया। इन सब के मध्य वह बीच बीच में अपनी नजरें घुमा करके दीप्ति को भी देख रहा था। कुछ समय बाद आखिर मौका पा करके अभिनय ने दीप्ति का हाथ पकड़ करके चेयर पर बैठाते हुए, आज तुम ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रही हो? मुझे देख करके इग्नोर कर रही हो, यह मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। मैं तुम्हारा वही अभिनय हूँ जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। उस हादसे के बाद ना जाने क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया। एकाएक माहौल में हुए बदलाव को देख करके सभी सकते में आ गए। लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि एक अनजान व्यक्ति दीप्ति को इतने करीब से कैसे जानता है। यह तो सभी के लिए सरप्राइज था। सबकी चाहत एक झटके में कांच के समान टूट करके वहीं बिखर गई। वह सोच रहे थे कि दीप्ति ने तो बड़ा हाथ मार लिया।
हम सिर्फ अवसर की तलाश में ही रहे। उधर अखिल को अभिनय से बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। दीप्ति तो मुझसे भी पहले अभिनय से प्यार करते थे और अब मेरे प्यार का क्या होगा? जिसे मैं इतना चाहता हूँ वह किसी और की है। दीप्ति ने मुझे धोखा दिया है। बस सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी राय बना रहे थे। दीप्ति उसके ममत्व से अलग परेशान थी। वह कैसे किस तरह उसको समझाए कि वह जिसे समझ रहा है मैं वह नहीं हूँ। मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। आज भी अगर मैं यहाँ ना आता तो फिर तो तुम्हें खो देता। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना पहले करता था। मैं तब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। आज तुम्हें यहाँ देख करके मुझे जो खुशी हुई उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अब तुम्हारी तकलीफों के दिन खत्म होने का समय आ गया है। वह अपनी ही कहे जा रहा था। उसी समय उसके पास किसी का फोन आया। शायद किसी ने उसे बुलाया था। उसने अखिल का धन्यवाद अदा करते हुए, मैं फिर आऊँगा। आज तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। शुक्रिया तुम्हारा दोस्त। फिर दीप्ति की तरफ घूम करके हम जल्द ही मिलेंगे। यह कहते हुए वहां से रुखसत हो गया। वह एक हवा का झोंका की तरह आया था और तूफान की तरह सभी के दिलों में हलचल मचा करके चला गया। अखिल उसे नीचे तक छोड़ने आया। अखिल जब पार्टी में वापस आया तो देखा दीप्ति अन्य लोगों से भी हंस हंस करके बातें कर रही है। अखिल पहले से ही बहुत डिस्टर्ब था। ऊपर से दीप्ति अन्य लोगों से भी हंस फुल करके बातें कर रही थी। अखिल को यह सब बहुत अखर रहा था। वह स्वयं को बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। अखिल हर वक्त उसके करीब रहना चाहता था। यह देख करके अखिल को बुरा लग रहा था। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? दीप्ति के समीप किसी को क्यों नहीं पसंद कर पा रहा हूँ? वैसे मेरा और दीप्ति का रिश्ता ही क्या है? अभी तक तो इस रिश्ते को दोस्ती के अलावा कोई नाम ही नहीं दिया जा सका। शायद मैं दीप्ति को प्यार करने लगा हूँ। दीप्ति कुछ और आगे फैसला ले उससे पहले ही मुझे दीप्ति से अपने मन की बात कह देनी चाहिए। वैसे कहा तो मैंने कई बार, लेकिन न जाने क्यों शायद दीप्ति जानबूझ करके अनजान बन गई या वह समझ नहीं पाई। आज मुझे खुल करके अपने मन की बात बोल देना चाहिए। अखिल ने बिस्की का एक पैक अपने हलक के नीचे उतार लिया। फिर सोचने लगा कैसे कहूँ, मैं कुछ गलत ना कह दूं और उसे बुरा न लग जाए। अगर बुरा लगता है तो लगा करे, क्योंकि अब नहीं कहा तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। आज मुझे अपने मन की बात दीप्ति से साफ साफ शब्दों में बोल देना चाहिए। सामने देखा तो दीप्ति अकेले बैठी कुछ सोच रही थी। अखिल भी वहीं पर चेयर खींच करके बैठ गया। दीप्ति, यहाँ अकेले क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस थक गई थी इसलिए बैठ गई। आज चेयरमैन ने आकर के तो मेरा माइंड ही अपसेट कर दिया। वैसे उसकी बातों को छोड़ो, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। अखिल ने बात शुरू की। शायद तुम सही कह रहे हो दीप्ति। क्या खुद के बारे में तुम जानती हो? क्या तुम्हारा दिल कभी तुमसे कोई सवाल नहीं करता? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं खुद को थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। मेरा दिल क्या मुझसे सवाल करेगा? वह तो समय की बात है। क्या तुम्हें मेरे दिल की धड़कन सुनाई नहीं पड़ती? अपने दिल की धड़कन को खुद ही महसूस कर सकते हो, दूसरा कैसे महसूस करेगा? दीप्ति ने धड़कते दिल से कहा। जब इंसान खुद को ही पूरा समझ ले तभी तो दूसरे की धड़कनों को सुन पाएगा। किसी की धड़कनें क्या कहती हैं, किसके लिए धड़कती हैं, मैं कैसे जान सकती हूँ? इस बार दीप्ति जानबूझ करके झूठ बोल गई। वरना किसी स्त्री के लिए किसी पुरुष के स्पर्श को समझ पाना कठिन नहीं होता। किसी पुरुष की नजर से ही भांप लेती है कि वह क्या इरादा रखता है। परंतु फिर भी दीप्ति किसी भी बात को यहाँ स्पष्ट करना नहीं चाहती थी। अनजान ही बने रहना चाहती थी। अखिल ने धीरे से अपना हाथ दीप्ति के हाथ पर रख दिया। दीप्ति ने अपना हाथ हटाने की कोशिश की, किंतु अखिल ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। बहुत हिम्मत करके बिना कुछ सोचे समझे सपाट लहजे में बोल दिया, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू दीप्ति। यह सुन करके दीप्ति चुप रही। दीप्ति, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे मुंह से जवाब सुनना चाहता हूँ। मेरी चुप्पी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अभी एक लोग प्यार का इजहार करके गए हैं, दूसरे आप हैं। मैं अकेली हर बात से अनजान, खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। इस चुप्पी का अर्थ हाँ या नहीं होता। ऐसे तो दोनों ही अर्थ निकलते हैं। मैं इसलिए समझ नहीं सकता। तुम कुछ और नहीं जानना चाहोगे? इतने बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझे समझना भी तो चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ लिया है, तभी मैंने तुमसे कुछ कहा है।
दीप्ति कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां महक आ गई। दीप्ति, बहुत टाइम हो गया है, घर चलते हैं, पापा का फोन भी आ रहा है। हाँ, तुम सच कह रही हो, मेरे घर में भी माँ पापा चिंता कर रहे होंगे, चलते हैं, कह करके वह उठ करके खड़ी हो गई और वहां से चली गई। अखिल कुछ बोल नहीं पाया, ठगा सा खड़ा देखता ही रह गया। अखिल का प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। उधर दीप्ति जिन सवालों के जवाब जान करके भी देना नहीं चाहती थी, वह अखिल के सवालों से भी बचना चाहते थे। उसे अभिनय के ढेर सारे सवाल और परिचय उसके दिमाग में घंटी बजा बजा करके परेशान कर रहे थे। वह सोच रही थी कि आखिर वह कौन है, मुझे देख करके उसने ऐसा मुझसे क्यों कहा। वह महक के साथ गाड़ी में भी चुपचाप बैठी रही। महक कुछ ना कुछ बोलती रही, लेकिन वह अपने ख्यालों में ही गुम रही, परंतु वह रास्ते भर शांत रही। तब तक दीप्ति का घर आ गया। महक ने हार्न बजाया, लेकिन दीप्ति को ध्यान नहीं गया। महक बोली, दीप्ति मैडम, क्या घर नहीं जाना है? गाड़ी से ही मेरे साथ मेरे घर चलना है। चौंकते हुए, ओह, इतनी जल्दी घर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। मिस दीप्ति, पता कैसे चलेगा? आपका ध्यान तो कहीं और जगह था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास तो था ही नहीं, कहीं और टहल रहा था। अगर गाड़ी में होता तो तुझे रास्ता और समय का पता रहता। शरारत से आंखें नचाते हुए महक ने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा ही सोचती है। यह कहते हुए वह उतर करके घर के भीतर चली गई। महक को उसका अप्रत्याशित व्यवहार लगा, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि कहीं कुछ है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वह परेशान है। यह सोचते हुए उसने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।